बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम CS504 का लेक्चर नंबर 31 कवर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे। दोस्तों स्विच स्टेटमेंट, जैसा कि आपको पता है कि अगर आपने प्रोग्रामिंग की हुई है C++, तो आपको पता है स्विच स्टेटमेंट का हम इस्तेमाल वहाँ भी करते हैं जहाँ पे हमने कंडीशन चेक करनी होती है एक से ज़्यादा। मतलब आपके पास अगर बहुत ही लार्ज अमाउंट के अंदर नंबर ऑफ कंडीशन हैं जिनको आपने चेक करना है, तो उसके लिए हम स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। और स्विच स्टेटमेंट के अंदर डिफरेंट जो है केसेस यूज़ किए जाते हैं, और आप जो भी वैल्यू टारगेट करते हो तो उसमें जो सा केस मतलब मतलब जो सा केस मैच करता है आपकी वैल्यू के साथ। मतलब आपने फ़र्ज़ करो आपने चूज़ किया माइनस, तो अब यहाँ पे जो सा केस माइनस वाला होगा ना, तो वो वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मतलब जो चीज़ आप चूज़ करते हो ना स्विच स्टेटमेंट के अंदर, वो वैल्यू आपकी चूज़ की हुई चॉइस की हुई वैल्यू जिस केस की वैल्यू के साथ मैच करती है, वो वाला केस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो गौरतलब बात है वो ये है कि कहता है इन द स्विच स्टेटमेंट केसेस शुड ऑलवेज एंड विद अ ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक, तो ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है कि बताओ स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम अपने तमाम के तमाम केसेस को किस तरह से एंड करते हैं। तो आपने कहना उसको हम ब्रेक के साथ जो है, ब्रेक स्टेटमेंट के साथ जो है वो क्या करते हैं, एंड करते हैं। तो ये होगा आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। उसके बाद अगर ये आपको पेपर के अंदर आता है शॉर्ट या लॉन्ग के लिहाज से, तो आपने ये वाली लाइन मस्ट लिखनी है। उसके बाद ये दो कोड मैंने आपको लिख दिए हैं, ये कोड आप लिखनी है। पहला जो कोड है और दूसरा कोड में क्या डिफरेंस है, देखिए जो पहला कोड है ना, उसमें हमने ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, क्योंकि आपको पता है कि हर केस को स्विच स्टेटमेंट के अंदर या जैसे ये आपका पहला केस है ना, इस केस के यहाँ पे आनी थी ब्रेक स्टेटमेंट, लेकिन मैंने यूज़ नहीं की। उसके बाद इस केस के अंदर यहाँ पर एंड होनी थी, यहाँ पर भी आनी थी ब्रेक स्टेटमेंट, क्योंकि हम हर केस को एंड करने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस पहले वाले प्रोग्राम में हमने चूँकि हर केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें कोड को अंडरस्टैंड करना बहुत ही मुश्किल होगा, और दूसरा हमारा कोड जो है वो जब एग्जीक्यूट होगा तो उसमें बग आएंगे। बग कैसे आएंगे कि आपको पता है कि कोई भी केस जो है वो टर्मिनेट तब होता है जब उसके लास्ट पे ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाए। अब मान लो अगर ये वाला केस एग्जीक्यूट अगर होगा, तो क्या होगा, ये केस चलते 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 अब जा रहा है, और आगे देखो कोई ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो लिहाजा क्या होगा कि ये जो नेक्स्ट केस है ना, तो कंपाइलर समझेगा कि ये जो नेक्स्ट केस है शायद ये भी इसी प्रीवियस केस का पार्ट है। क्योंकि दोस्तों कंपाइलर जो है किसी भी केस को टर्मिनेट तब करता है स्विच स्टेटमेंट के अंदर जब उसको ब्रेक स्टेटमेंट मिलती है। लेकिन यहाँ पर कहीं भी उसको ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिली, लिहाजा उसने क्या किया, उसने इस केस को भी साथ ही एग्जीक्यूट कर दिया, क्योंकि उसको ये लगा शायद यहाँ पर ये जो कोड है ये भी इसी प्रीवियस केस का पार्ट है। तो ये दो आपको जो है ना चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं अगर आप स्विच स्टेटमेंट के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल हर केस के एंड पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपने ये कोड एग्जांपल बेसिकली मैंने आपको लिख के दिया। ये सारी वाली जो एग्जांपल थी ये थोड़ी डिफिकल्ट थी, मैंने यहाँ पे थोड़ी आसान वर्डिंग में आपको लिख के दे दी है, तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दिस कोड इज क्रिप्टिक एंड डिफिकल्ट टू रीड, कि ये जो ऊपर वाला कोड है इसमें ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल ना होने की वजह से इसको रीड करना बहुत ही मुश्किल है, और दूसरा इसकी वजह से हमारा जो कोड है वो ठीक से एग्जीक्यूट भी नहीं होगा, बग आएंगे। लेकिन दोस्तों नेक्स्ट कोड मैंने क्या किया कि हर केस के लास्ट में मैंने ये देखें ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर दिया। अब ये वो कोड है जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी है, और दूसरा जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो इसकी वजह से कोई भी बग नहीं आएगा, कोई भी आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह क्या होगा, जब आपका ये केस एग्जीक्यूट होगा तो ऑटोमेटिक ये यहाँ पर ऑटोमेटिक खुद ब खुद एंड हो जाएगा, और जब ये केस एग्जीक्यूट होगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाएगा जैसे उसको ब्रेक स्टेटमेंट मिलेगी। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आपने ये दोनों जो कोड छोटे छोटे मैंने आपको लिख दिए हैं, ये आपने अच्छे से कर लेना है स्विच स्टेटमेंट के हवाले से। अच्छा जी, आगे आ जाता है दोस्तों मैजिक नंबर्स। ये मैजिक नंबर हमने प्रीवियस सेक्शन में भी किए थे। मैजिक नंबर दोस्तों वो नंबर्स होते हैं जिनमें दो खसूसियत होती हैं। पहला, नॉट क्लियर एक्सप्लेनेशन, मतलब ये अपनी वजाहत कभी भी क्लियर नहीं कर रहे होते, मतलब इनको रीड करने के बाद ना आपको फुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती, आपको हाफ ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, पूरी बात नहीं आपको पता चलती है। दूसरा मैजिक नंबर वो होती हैं रिपीटेडली चेंज वैल्यू इन द प्रोग्राम, कि ये पूरे प्रोग्राम के अंदर अपनी जो वैल्यू है ना वो रिपीटेडली मतलब हर थोड़ी देर बाद जो है वो चेंज करते रहते हैं। तो ये दो बातें आपने इनके बारे में याद रखनी है कि मैजिक नंबर वो होते हैं जिनको रीड करने के बाद हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही होती। दूसरा, रिपीटेडली वैल्यू चेंज इन दी प्रोग्राम, कि ये अपनी जो वैल्यू है उसको रिपीटेडली पूरे प्रोग्राम के अंदर जो है वो चेंज करते रहते हैं। तो अगर मैजिक नंबर आपको पेपर में आता है तो आपने ये दो बातें लिख देनी है, और उसके बाद आपने ये लाइन भी इसमें लिखनी है मैजिक नंबर में, एनी नंबर इवन 0 और 1 यूज्ड इन द कोड इज़ अ मैजिक नंबर। के दोस्तों आपकी प्रोग्राम के अंदर कोई भी जब आप कॉन्स्टेंट नंबर यूज़ करते हो ना, कॉन्स्टेंट नंबर जो जिसकी वैल्यू कभी दुनिया में चेंज नहीं होती, जैसे जितने भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं वो सारी कॉन्स्टेंट नंबर्स ही हैं, तो जितने भी आप कॉन्स्टेंट नंबर यूज़ करते हो चाहे वो 0 और 1 ही क्यों ना हो, वो भी दोस्तों क्या कहलाते हैं, मैजिक नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारे पास यूज़ ऑफ ज़ीरो। दोस्तों
इससे पहले जो है ना हम सी और सी प्लस लैंग्वेज के अंदर क्या करते थे, ज़ीरो का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा करते थे। और उस ज़ीरो का इस्तेमाल यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द नंबर ज़ीरो इज़ द मोस्ट अब्यूज सिंबल। कहता है ये एक सिंबल था जो बहुत ज़्यादा हमारे प्रोग्राम के अंदर बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली जो है वो यूज़ किया जाता था। लेकिन इसको यूज़ करने की वजह से क्या नुकसान होता था कि हमें कई दफ़ा जो है वो चीज़ों के अंदर अपनी चीज़ों को समझाने के लिए कमेंट करना पड़ा था। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि पुराने वक्तों के अंदर हम क्या करते थे, हर वेरिएबल की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी ना, हर वेरिएबल चाहे वो वेरिएबल किसी भी टाइप का, तो हर वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम जो है सेट करते थे ज़ीरो। तो जहाँ पर भी आप ज़ीरो लगाते थे ना, इसका मतलब वो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे लिखा हुआ फ्लैग इक्वल टू ज़ीरो। अब आपको क्या यहाँ से ये लाइन्स पढ़ के समझ आ रही है कि ये किस टाइप का वेरिएबल है? नहीं, मुझे इसको समझाने के लिए आगे कमेंट करना पड़ा कि फ्लैग इज़ अ बूलियन, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू सेट हुई है ज़ीरो। अब मुझे क्या पता ये ज़ीरो किस टाइप की वैल्यू है, ठीक है। वैसे तो जनरली ज़ीरो जो है वो इंटीजर वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पर मुझे कमेंट करके बताना पड़ा कि यहाँ पर ज़ीरो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हुई है फ्लैग के अंदर, तो ये बेसिकली इंटीजर वैल्यू नहीं है, ये एक बूलियन वेरिएबल है फ्लैग। ऐसे देखो आपने लिखा str इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर ज़ीरो जो है वो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की हुई है मैंने str की, लेकिन मुझे इसको समझ नहीं आ रही कि str कौन सा वेरिएबल है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है str इज़ स्ट्रिंग, str एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। ऐसे देखो बाकी जो वेरिएबल है उनके आगे भी मुझे उन्हें समझाने के लिए आगे कमेंट करना पड़ा। तो यानी कहने का मतलब ये दोस्तों कि ज़ीरो जो है पुराने वक्तों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, लेकिन इसकी वजह से हमें जो इशू आता था वो ये आता था कि हमारा कोड जो है वो सेल्फ डॉक्यूमेंटेड कोड नहीं होता। सेल्फ डॉक्यूमेंटेड कोड कौन सा होता है? ऐसा कोड जिसको रीड करके हमें सारी समझ आ जाती है, हमें कोई कमेंट रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती या कमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस ज़ीरो की वजह से मेरा कोड कभी भी सेल्फ डॉक्यूमेंटेड नहीं होता था, मुझे उसके लिए कमेंट करना पड़ता था। लेकिन जैसे ही दोस्तों वक्त गुजरा तो हमने क्या किया, हमने ये जो पुराने वक्तों में हम ज़ीरो यूज़ करते थे डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए, उस ज़ीरो को हमने ख़त्म करके डिफरेंट तरह की वैल्यूज़ यूज़ करनी शुरू कर दी। मतलब अब हम क्या करते हैं, हर डिफरेंट डाटा टाइप के लिए डिफरेंट तरह की वैल्यू यूज़ करते हैं। अब हम हर डाटा टाइप के लिए ज़ीरो का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हर डिफरेंट डाटा टाइप के लिए हम डिफरेंट डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपने बूलियन टाइप का आपका वेरिएबल है, तो आप उसके लिए जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करते हो वो फॉल्स होती है, फॉल्स सेट होती है। इस तरह अगर आपका स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है तो उसके लिए आजकल जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट होती है वो नल वैल्यू सेट होती है। इस तरह अगर आपका करैक्टर टाइप का वेरिएबल है तो उसके लिए हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू सिंगल कोट के अंदर बैकस्लैश ज़ीरो यूज़ करते हैं। ऐसे अगर आपका फ्लॉट टाइप का वेरिएबल है तो उसके लिए 0.0 यूज़ किया जाता है, और अगर आई वेरिएबल है तो उसके लिए हम ज़ीरो यूज़ करते हैं। मतलब ये देखो डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट तरह की हमने वैल्यूज़ का इस्तेमाल किया डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए, और इन डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को देखकर हमें अब समझ आ जाती है कि ये किस टाइप की वैल्यू। जैसे जैसे देखो लिखा फास्ट, तो मुझे समझ आ गया ये एक बूलियन वैल्यू है। यहाँ लिखा नल, इसका मतलब मैं समझ गया ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। यहाँ पर लिखा बैकस्लैश ज़ीरो, मैं समझ गया ये एक करैक्टर वैल्यू है। 0.0 ये एक फ्लॉट वैल्यू है, और ये ज़ीरो एक इंटीजर वैल्यू है। तो इससे क्या हुआ कि ज़ीरो को कम से कम यूज़ करने से हमारा जो कोड है वो सेल्फ डॉक्यूमेंटेड हो गया। तो इस टॉपिक के अंदर बेसिकली आपको यही सिखाया गया कि आपने जो ज़ीरो है ना उसका इस्तेमाल कम से कम करना है। तो यहाँ तक दोस्तों आपका जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।